चले वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में, जो कि 2024-25 की परीक्षाओं के लिए 26 की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी के पेपर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर में आपको जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में आपको समझना है, यानी लिंग और समाज के बारे में पढ़ना है। BA 6 सेमेस्टर के सोशियोलॉजी में सेकंड सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना होता है। तो आज जेंडर एंड सोसाइटी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखूंगा। इनमें से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कल आपका वैसे भी कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। BU झांसी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। इसके अलावा MJPRU के लिए महत्वपूर्ण है, शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए महत्वपूर्ण है। तो उन सभी परीक्षाएं जिनकी ऑब्जेक्टिव होती है उन सभी विश्वविद्यालय में ये प्रश्न आएंगे। देखें, पहला प्रश्न है घरेलू हिंसा अधिनियम जो 2005 में आया था बेसिकली, उसके मतलब उसमें वर्तमान संशोधन के अंतर्गत महिला शब्द के दायरे में शामिल है। महिला शब्द के दायरे में माताएं, एकल महिला, विधवाएं ये सब शामिल होती हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कमी को इंगित करता है। लैंगिक रूप से उदासीन, विवाहेतर बलात्कार शामिल नहीं, जागरूकता बढ़ाने के पर्याप्त उपाय नहीं। तो ये तीनों कमियां घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की रही हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये सभी कमी। अगला क्वेश्चन से भारतीय दंड संहिता 1860 को कब लागू करने, मतलब कि लागू करने की तिथि, यानी 1860 में तो बन गया था भारतीय दंड संहिता, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियम, मतलब अधिनियम इसका कब किया गया, मतलब इसको अधिनियम में कब कन्वर्ट किया गया था, यानी कि कब अधिनियम पास हुआ था या कब अधिनियम बना था? तो 6 अक्टूबर 1860 को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में कार्य शब्द का परिभाषा दी गई है, यानी कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 33 में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय दंड संहिता जो है ये भारत के पहले विधि आयोग के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। किस उम्र के बच्चों के खिलाफ जो है होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाएगा? तो किस उम्र के बच्चों के खिलाफ? तो 18 उम्र, मतलब 18 वर्ष के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष से अगर अधिक होगा तो उसको अपराध बोलेंगे, नहीं तो बच्चों के लिए अपराध बोलेंगे 18 वर्ष तक। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पिनल कोड है, IPC है, इसमें प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय दंड संहिता में कुल मिलाकर के 511 धाराएं हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। चलें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी लोग साथ ही साथ में। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में पहली बार बैठक करने वाली भारत की महामंडल की स्थापना जो हुई है, बताएं वो किसने की थी? एनी बेसेंट, या मेहरबाई टाटा, या सरला देवी चौधरानी, या फिर जो है ताराबाई शिंदे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। बताएं, तो 1910 में इलाहाबाद में पहली बार बैठक करने वाली भारत की महामंडल की स्थापना जो की थी वो सरला देवी चौधरानी ने की थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1926 में हुई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। महिला संघ की स्थापना कब हुई, भारतीय महिला संघ की? तो आपसे पूछेगा तो 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई, ठीक है। भारतीय महिला संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? मद्रास में हुई है। इसको किसने किया था? मार्गरेट ई कजिन्स ने इसकी स्थापना करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपसे पूछा गया अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना, मतलब सम्मेलन कब हुआ? 1926 में। अगला प्रश्न है, विनोदिनी दासी 1863 में जन्म हुआ था, 1941 में मृत्यु। अब ये बताएं कि जो है ये भारत की एक अग्रणी हस्ती थी, तो बंगाली रंगमंच में विनोदिनी दासी का एक प्रकार से बड़ा योगदान रहा है बंगाली रंगमंच में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक को किसने लिखा है भैया? तो ज्योतिबा राव फूले ने लिखा गुलामगिरी पुस्तक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ज्योतिबा राव फूले का जन्म कब हुआ था? ज्योतिबा राव फूले का जन्म हुआ था 1827 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, बताएं?
सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में हुई थी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्योतिबा राव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक जो लिखी थी, कब लिखी थी? 1873 में लिखी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1992 यानी 1992 में किस राज्य की महिलाओं ने अरक विरोधी आंदोलन शुरू किया था? तो अरक विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने शुरू किया था 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरक विरोधी आंदोलन कब हुआ था? तो 1992 के आसपास हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है जो है पाक्षिक समाचार पत्र। पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह के द्वारा संचालित किया जाता था या जाता है, वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? पहले चित्रकूट जिले से। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खबर लहरिया भारत का एक स्थानीय समाचार पत्र है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2002 में हुई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उन्हीं प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। एक व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इस परिभाषा को दिया है न्यूमियर ने। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसके नाम के साथ समाजीकरण का सिद्धांत जो है जुड़ा हुआ है? तो समाजीकरण के सिद्धांत से जो है किसका नाम जुड़ा हुआ है, मतलब कि जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, तो चार्ल्स कूले, सिगमंड फ्रायड और मीड, इन तीनों का नाम समाजीकरण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जेम्स फ्रेजर का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो इस परिभाषा को दिया था स्टीवर्ट और गिलन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन समाजीकरण का कारण नहीं है? इनमें से समाजीकरण के कारणों में देखिए, पुरस्कार, असहमति और दंड ये होता है, क्रोध नहीं होता है समाजीकरण का कारण, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म के बाद शुरू हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाजीकरण का प्रथम सोपान है। समाजीकरण का प्रथम सोपान होता है मौखिक अवस्था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाजीकरण का द्वितीय सोपान क्या है? समाजीकरण का द्वितीय सोपान होता है शौच अवस्था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया के सोपान है। किशोरावस्था के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया के सोपान में युवावस्था आती है, फिर उसके बाद में प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। ये तीनों अवस्थाएं डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी अवस्थाएं आती हैं किशोरावस्था के बाद में। अगला प्रश्न, समाजीकरण के अभिकरण है। समाजीकरण के अभिकरण में क्रीड़ा समूह, परिवार और पड़ोस से सभी आते हैं। डी ऑप्शन, चूंकि क्रीड़ा समूह से बच्चा कुछ सीखता है, परिवार से भी सीखता है और पड़ोस से सीखता है, विद्यालय में जाकर के भी सीखता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? बताएं, समाजीकरण का अभिकरण कौन सा नहीं है? तो विवाह विच्छेद जो है समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कूले का समाजीकरण का सिद्धांत जो है उनका क्या है? आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत जो है चार्ल्स कूले ने दिया है। सामूहिक चेतना का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया है और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ये सब आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, नारीवादी आंदोलन। प्रश्न बताएं फटाफट से आप सभी लोग। नारीवादी आंदोलन नारी को किस क्षेत्र में संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं? नारीवादी आंदोलन जो है नारी को शोषण के क्षेत्र में, दमन के और उत्पीड़न के, इन सभी के क्षेत्र में संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं नारीवादी आंदोलन। डी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर तो सभी। अगला क्वेश्चन है, नारी और पुरुष के मध्य समानता को प्रतिपादित करने वाली विचारधारा को क्या कहा जाता है? नारी और पुरुष के बीच समानता को प्रतिपादित करने वाली जो विचारधारा है उसको नारीवाद कहा जाता है। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नारीवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? नारीवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया था मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले नारीवाद का उल्लेख किस विचारक ने किया था? तो बताएं, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले नारीवाद का उल्लेख जो है किस विचारक ने किया था? तो जे.एस. मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नारीवाद के अंतर्गत महिला मताधिकार का समर्थन किसने किया था इनमें से? तो महिला मताधिकार का समर्थन जो इनमें से किया था वो जे.एस. मिल ने ही किया था। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, नारी की वास्तविक स्थिति का उल्लेख सर्वप्रथम किस भारतीय नारीवादी विचारक ने किया था? नारी की वास्तविक स्थिति का उल्लेख सर्वप्रथम किस भारतीय नारीवादी विचारक? तो डॉक्टर प्रभा खेतान ने किया था। ये भारतीय जो है नारीवादी विचारक हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, समाज में महिलाओं की सामाजिक और शारीरिक परिस्थितियों के लिए कौन सा वर्ग उत्तरदायी होता है? तो समाज में महिलाओं की सामाजिक और शारीरिक परिस्थितियों के लिए
पुरुष वर्ग जो होता है उत्तरदायी माना जाता है। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व के किस देश की सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्त्री पुरुष समानता के लिए प्रयास किए गए? तो विश्व के किस देश की सरकार के द्वारा? तो चाइना के सरकार के द्वारा किया गया था ऐसा। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अनैतिक व्यापार निषेध कानून कब पारित हुआ? बताएं। अनैतिक व्यापार निषेध कानून जो पारित हुआ है 1956 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दहेज निरोधक बताएं, दहेज निषेध कानून कब पारित हुआ? दहेज निषेध कानून पारित हुआ 1961 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दहेज निषेध कानून 1961 में कब संशोधन किया गया था? तो इसमें संशोधन हुआ था भैया 1986 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। वैसे इसको जो है इसमें 1961 वाले में संशोधन 1885 में भी हुआ था 2 अक्टूबर को। ठीक है, वही 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महिला अमर्यादित चित्रण निषेध कानून कब पारित किया गया? महिला अमर्यादित चित्रण निषेध कानून जो पारित किया गया था ये 1986 में पारित किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, सती निषेध कानून कब पारित हुआ? सती निषेध कानून 1987 में पारित हुआ था इनमें से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान सरकार ने इसको किया था। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून पारित किया गया था 2005 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, कार्यस्थल में महिला दुराचार निषेध कानून कब पारित हुआ? बताएं। कार्यस्थल में महिला दुराचार निषेध कानून जो पारित हुआ है 2013 में पारित हुआ है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मातृत्व लाभ कानून कब पारित हुआ? मातृत्व लाभ कानून 1961 में आया था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, PNDT एक्ट जो है यानी PNDT जो इसको बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक प्रकार से एक्ट पारित किया गया था 20 सितंबर 1994 को। ऑप्शन नंबर 1 होगा 1994, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गर्भपात कानून कब पारित किया गया? गर्भपात कानून 1971 में आया था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग कानून कब पारित किया गया? राष्ट्रीय महिला कानून की अगर बात की तो 1990 में पारित किया गया था। 1990 में पारित हुआ था और लागू कब हुआ था? जनवरी 1992 में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्य के क्षेत्र भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। तो विधि के समक्ष समता जो कहा गया है वो अनुच्छेद 14 में कानून की नज़रों में सभी बराबर होंगे, अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 जो है ये धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा महिला पुरुष में, ये बताता है। प्रजाति में काले गोरे का भेद कुछ नहीं होगा, सब खत्म होगा। शूद्र, चमार और ब्राह्मण, ठाकुर इन सभी का कोई भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर हैं। ठीक है, अनुच्छेद 16 कहता है किसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 में यह भी बताया गया कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सभी समान है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको समान दर्जा देने की बात यहाँ पर करी गई है। अनुच्छेद 17 में कि अस्पृश्यता का जो छुआछूत था, पहले ब्राह्मण लोग जैसे कोई जो है हरिजन कोई छू लेता था तो ब्राह्मण लोग पानी जो है कि उसके घर पे नहीं पीते थे या उसको छू लिया जा करके नहाते थे। ऐसी कई प्रकार की आपने कथाएं सुनी होगी। तो ये सब एक प्रकार से खत्म कर दिया गया। छुआछूत जो था, अनटचेबिलिटी जो थी, उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, ये अनुच्छेद 17 जो है इसको समाप्त करता है। ये आपका मौलिक अधिकार है, छुआछूत को लेकर के आपसे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, समानता का क्या अर्थ है? समानता का मतलब होता है स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई लिंग भेद नहीं होगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि लिंग की अवधारणा जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप में परिभाषित मतभेदों को संदर्भित करती है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बताएंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताएं, लिंग की प्रश्न क्या पूछा गया भैया? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लिंग की अवधारणा जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप में परिभाषित मतभेदों को संदर्भित करती है, वो क्या है? बताएं। तो उसी को लिंग भेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संरचनात्मक सिद्धांतों के संरचनात्मक दृष्टिकोण हैं।
संरचनात्मक सिद्धांतों के संरचनात्मक दृष्टिकोण में आपका जो है ए और बी बिल्कुल शामिल है इसमें, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम सहमति सिद्धांत और संघर्ष सिद्धांत ये दोनों शामिल हैं, यानी इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिंग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताएं। लिंग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यह एक सामाजिक संरचना है, यह कथन बिल्कुल सही है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लैंगिक संवेदनशीलता के विपरीत है, बताएं। लैंगिक संवेदनशीलता लैंगिक समानता के विपरीत है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक लिंग दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को डैश कहा जाता है, बताएं। तो लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। एक लिंग दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पुरुषों और महिलाओं के साथ पूर्वाग्रह माना पहले से किसी के बारे में विचार बना लेना, कोई धारणा बना लेना, वही पूर्वाग्रह होता है। पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पुरुषों और महिलाओं के साथ मतलब कि पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को लैंगिक निष्पक्षता कहते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक लड़की का जन्म तब होता है जहां जहां जो होता है एक्स एक्स गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। एक्स एक्स गुणसूत्र जो होता है ये लड़के का निर्माण कर मतलब लड़की का निर्माण करता है, ठीक है, और एक्स वाई गुणसूत्र जो होता है वो लड़के का निर्माण करता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, एक मानव शरीर में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लिंग विविधता का क्या अर्थ है। लिंग विविधता का अर्थ होता है पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। खाप पंचायतों की तरह कट्टा पंचायतें किस राज्य में हैं, तो खाप पंचायतों की तरह कट्टा पंचायतें जो है वो तमिलनाडु में हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑनर किलिंग के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट कब दायर की गई है, बताएं। तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, तो उसमें जो है एक रिट कब दायर की गई, पहली बार 2010 में दायर की गई थी, इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदी मतलब की एक रिट जारी की गई थी। अगला प्रश्न, शक्ति वाहिनी जिसको आप एनजीओ कहते हैं, शक्ति वाहिनी एनजीओ किस प्रकार के अपराध की रोकथाम के लिए कार्य करता है, तो ऑनर किलिंग की रोकथाम के लिए काम करता है शक्ति वाहिनी जो है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग एवं परंपरा विधेयक किस वर्ष लाया गया था, बताएं। ऑनर किलिंग एवं परंपरा विधेयक जो लाया गया था 2010 में लाया गया था, इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑनर किलिंग को रोकने के लिए किस राज्य ने अलग से कानून बनाया। ऑनर किलिंग को रोकने के लिए किस राज्य ने अलग से कानून बनाया था, राजस्थान ने अलग से कानून बनाया था, इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, लिंग आधारित हिंसा के अंतर्गत आता है। लिंग आधारित हिंसा के अंतर्गत यौन पीड़ा, महिलाओं को शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा, ये सब लिंग आधारित हिंसा होती है, डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर उपरोक्त तो सभी। भारतीय दंड संहिता कब पारित हुआ था, भारतीय दंड संहिता जो पारित हुआ था कब पारित हुआ था, तो 6 अक्टूबर 1860 को ये पारित हुआ था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, महिलाओं के प्रति आपराधिक हिंसा है। महिलाओं के प्रति आपराधिक हिंसा अपहरण, बलात्कार और हत्या तीनों है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सब महिलाओं के प्रति आपराधिक हिंसा है। घरेलू हिंसा है, बताएं घरेलू हिंसा क्या है, पत्नी को पीटना, दहेज संबंधी हिंसा और लैंगिक दुर्व्यवहार, ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा है, बताएं घरेलू हिंसा कन्या भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, साइबर उत्पीड़न करना महिलाओं से रिलेटेड, ये सब साइबर मतलब कि सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, दहेज हत्या से संबंधित अधिनियम किस वर्ष लाया गया। दहेज हत्या से संबंधित अधिनियम जो पारित हुआ है मतलब लाया गया है वो 1 मई 1961 को लाया गया है, तो 1 मई नहीं दिया गया है, तो मई यहाँ पर 1 मई कर लेंगे, 1 मई 1961 राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 3 फरवरी 2013 को लागू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम महिला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रथम महिला सम्मेलन जो आयोजित किया गया 1975 में आयोजित किया गया था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था 13 फरवरी को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस पर मनाया जाता है।
सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में, और इसीलिए 13 फरवरी को भारतीय महिला दिवस के रूप में या भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 से हुई है, 2 अक्टूबर को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में महिला कल्याण एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। भारत में महिला कल्याण और विकास ब्यूरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 5वें पंचवर्षीय योजना में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वाधार योजना संचालित है। स्वाधार योजना जो है वो कठिन परिस्थितियों में पढ़ने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके लिए संचालित है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जननी सुरक्षा योजना में शामिल उद्देश्यों में कौन सा सत्य है? जननी सुरक्षा योजना में उद्देश्यों में शामिल जो है मातु और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ये शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को कवर करना, और संस्थात्मक प्रसव और शिशु सुरक्षा, ये तीनों एक प्रकार से उद्देश्यों में शामिल हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ की गई कब? तो ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना जो चालू की गई वो 2 अक्टूबर को चालू की गई थी 1995 में। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, दंडी यात्रा पूरी होने पर गांधी जी ने दंडी में किसका सम्मेलन बुलाया था? दंडी यात्रा पूरी होने पर गांधी जी ने दंडी में जो है महिलाओं का सम्मेलन बुलाया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, उन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर देख रहे हैं। सोशियोलॉजी सेकंड पेपर में आपको लिंग और जो है समाज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे। देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जिसको AIWC बोलते हैं 1927 में शुरू किया गया था। बताएं कहाँ पर? तो पुणे में शुरू किया गया था। महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब शुरू किया गया था? 1927 में, पुणे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी भैया गढ़वाल हिमालय से। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1973 में उत्तराखंड में एक प्रकार से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन में बेसिकली आपके जो है और भी लोग शामिल थे। अच्छा, चिपको आंदोलन कैसा आंदोलन था? चिपको आंदोलन जो था ये वन संरक्षण आंदोलन था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जी। इसमें आपके उत्तराखंड का चमेली जिला है, वहीं से शुरू हुआ 1973 में। रेणी गांव पड़ता है। चंडी प्रसाद भट्ट और जो है और भी लोगों ने मिलकर के, सुंदरलाल बहुगुणा, इन सभी लोगों ने मिलकर के शुरू किया था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या होता था, पेड़ों से लोग चिपक जाते थे, जब पेड़ को काटने लोग आते थे तो, चूंकि पर्यावरण की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह कथन किसका है? तो पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह कथन है, ये स्लोगन का कथन है। आप मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का एक कथन रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, किसका रहा है? तो ये यहाँ पर कर लेंगे सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन में। सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली जो अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 मई 1917 को ये बनी थी अध्यक्ष। DR मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय महिला संस्था की। अगला क्वेश्चन से, भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। कहाँ पर? DR मद्रास में। भारतीय महिला संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये मद्रास में हुई थी, DR में। अगला प्रश्न, भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने करी थी? तो एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और जीना राजादास, इन सभी लोगों ने मिलकर के करी थी। ये बात ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी ने। भारतीय महिला संघ के द्वारा प्रकाशित पत्रिका, भारतीय महिला संघ के द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो थी वो थी स्त्री धर्म पत्रिका। ठीक है, स्त्री धर्म पत्रिका जो थी 1918 से 1936 तक प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू जी को जानते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग बताइएगा। इसका हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम जो है द्वारा विवाह को वैध कब माना गया? बताएं। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा
वैध विवाह को वैध कब माना गया? तो 16 जुलाई 1856 में वैध माना गया। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, वर्ष 1899 ईस्वी में पूना में किसके द्वारा विधवा आश्रम की स्थापना करी गई थी? तो विधवा आश्रम की स्थापना इरावती करबे के द्वारा करी गई थी। ठीक है, थोड़ो केशो करबे महर्षि थे, उनके द्वारा करी गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो पारित किया गया था ये 18 जुलाई को पारित किया गया था 1872 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, इसको पारित किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस विचारधारा का मानना है कि महिलाओं के उत्पीड़न का मूल कारण शारीरिक प्रक्रिया, विज्ञान और इतर लिंगी आकर्षण है, और यह एक प्रकार से यह एक पति और पत्नी से निर्मित एक परिवार के रूप में निहित है? बताएं। ये कौन मानते हैं? तो ये कट्टरपंथी नारीवादी विचारक मानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा के अनुसार लैंगिक निर्माण पुरुष वर्चस्व की एक विस्तृत प्रणाली को दर्शाता है ये, और इसे समाप्त होना चाहिए? ये कट्टरपंथी नारीवादी विचारक मानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उभयलिंगी महिलाओं को बढ़ावा देने वाले प्रथम व्यक्तियों में प्रथम व्यक्तियों में से एक थी। उभयलिंगी महिलाओं को बढ़ावा देने वाले प्रथम व्यक्तियों में एक थी, उनका नाम था जोरीन फ्रीमैन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह किसका मानना था कि पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों में उनकी अपनी खूबियां और खामियां होती हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो यह किसका मानना था कि पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों में उनकी अपनी खूबियां और खामियां होती हैं? मैरी डेली का मानना था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मत किसका यह किसका मानना है कि यदि महिलाओं को मुक्त कराना हो तो पुरुष नियंत्रण को समाप्त करना होगा? ये केट मिलेट का मानना था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द डायलैक्टिक ऑफ सेक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द डायलैक्टिक ऑफ सेक्स पुस्तक को लिखा है फायरस्टोन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, ऑफ वुमेन बोर्न पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा एड्रियन रिच ने। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, यह किस विचारधारा का मानना है कि पूंजीवाद महिलाओं के उत्पीड़न का कारण है? बताएं। यह किस किस विचारधारा का मानना है कि पूंजीवाद जो है महिलाओं के उत्पीड़न का कारण है? तो मार्क्सवादी विचारकों का मानना है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे। चले, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, लिंग की सामाजिक भूमिका। लिंग की सामाजिक भूमिका समाज में लिंग केंद्रीयता के लिए, समाज में पुरुष वर्ग की लाभप्रद स्थिति और समाज में व्याप्त लैंगिक विभिन्नताएं, ये सब जो हैं लिंग की सामाजिक भूमिका हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मातृसत्तात्मक समाज में किसकी प्रधानता होती है? मातृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की प्रधानता होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सेकंड सेक्स किसकी बहुचर्चित पुस्तक है? तो सेकंड सेक्स पुस्तक को लिखा है सिमोन द बोयर ने। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जननांकी की विशेषताएं प्रत्यक्ष हैं। जननांकिक विशेषताएं प्रत्यक्ष हैं द्विपक्षीय स्वजनों में। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। जब किन्हीं लोगों की अंतर्निहित श्रेष्ठता जैविकीय विशेषता के रूप में दूसरे पर वैध हो जाती है, प्रभावी हो जाती है, वैध हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो उसी को बोलते हैं प्रजातिवाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सखी समिति की स्थापना की। सखी समिति की स्थापना स्वर्ण कुमारी देवी ने करी थी। ठीक है, टैगोर की बहन थी स्वर्ण कुमारी देवी। 1886 में सखी समिति की स्थापना करती हैं वो। अगला प्रश्न, बंगाल में नारी उत्थान का कार्यक्रम चलाया गया। बंगाल में नारी उत्थान का कार्यक्रम 1878 में चलाया गया था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में नारी उत्थान कार्यक्रम कब चलाया गया? महाराष्ट्र में नारी उत्थान कार्यक्रम जो है ये चलाया गया था जो है कब? 1878 में। किसके द्वारा? पंडिता रमाबाई के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मुंबई में शारदा सदन की स्थापना कब की गई? मुंबई में शारदा सदन की स्थापना 1892 में की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में महिला समाज सुधारक कौन थे? भारत में महिला समाज सुधारकों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब महिला समाज सुधारक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में महिला समाज सुधारक महिलाएं कौन थीं? भारत में महिला समाज सुधारक जो महिलाओं में नाम आता है खास करके सरला देवी का, स्वर्ण कुमारी देवी का और सावित्रीबाई फुले का। इन तीनों का डी ऑप्शन उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सभा का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ पर किया गया था? तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था भैया कहाँ पर? 1927 में हुआ था। कहाँ पर? पुणे में हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो 1927 पुणे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर का कितना प्रतिशत रहा है? तो कितना रहा है भैया? वो 11, 11.5%। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो कस्तूरबा महात्मा गांधी जी की जो है पत्नी का नाम था, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत जो हुई 2004 में हुई है। यहाँ पर आपको देखेंगे लड़कियों के लिए आवास की भी सुविधा दी गई है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे गांधी विद्यालय जो होता है वो बालकों के लिए होता है, उसमें केवल लड़के पढ़ते हैं, ऐसे ही जो है बालिकाओं के लिए होता है कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महिला सामाख्या कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो महिला सामाख्या कार्यक्रम की शुरुआत 1989 में की गई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 के से हुई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 में हुई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 2005 में हुई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील जो योजना है मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब से हुई? तो मध्याह्न भोजन की शुरुआत 1995 से हुई है। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई? पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 1995 से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो हुई है 31 जनवरी 1992 को हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, फटाफट से आप बताएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक, श्रीमती जयंती पटनायक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयंती पटनायक यहाँ पर लिख दें, श्रीमती जयंती पटनायक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में श्रीमती रेखा शर्मा जी हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 877 लोग जो हैं यहाँ पर 877 लिंगानुपात है, यानी कि महिलाएं 877 हैं यहाँ पर, ठीक है, और पुरुष जो हैं यहाँ पर कितने हैं? 1000। अगला क्वेश्चन से, सॉरी, न्यूनतम लिंगानुपात यहाँ पर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम। अगला पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है पुदुचेरी, माहे, ठीक है। इनमें से जिला जो पूछा गया है तो माहे जिला है, पुदुचेरी में पड़ता है। 1176 महिलाएं हैं यहाँ पर, ठीक है, और पुरुष 1000 पुरुष, ठीक है। तो 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो माहे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जननांकिकी शब्द का किस सन में पहली बार प्रयोग हुआ था? तो जननांकिकी शब्द का प्रयोग जो हुआ था 1855 में पहली बार हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात है, भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात है 943, ठीक है। 943 महिलाएं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार हैं, तो 940 लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है दमन और दीप। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला दमन और दीप का अनुपात कितना है? दमन और दीप में 618 जो है वो महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, सबसे कम लिंगानुपात है, ये बात ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केरल लिंगानुपात कितना है? तो केरल का लिंगानुपात है 1084, यानी कि वहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है हरियाणा, ठीक है। राज्य कौन सा इनमें से तो हरियाणा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या मतलब जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जनगणना सर्वप्रथम जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना अगर आपसे पूछे तो 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो था उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, अभी भी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया? तो भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया है 1952 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत या के अनुसार अभिरक्षा आदेश से अभिप्रेत है। तो क्या अभिप्रेत है भैया? धारा 21 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश जो है ये अभिप्रेत है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो आया 2005 में, उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अनुसार, किस अधिनियम के अनुसार निवास स्थान आदेश से अभिप्रेत है? 1900 मतलब धारा 19 से में दिया गया आदेश से अभिप्रेत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार व्यक्ति व्यक्ति से विपरीत है। व्यक्ति व्यक्ति से विपरीत होता है उस स्त्री से जो पारिवारिक रिश्तेदारी में है, रिश्तेदारी में रही है, या जो घरेलू हिंसा के विरोधी कार्य मतलब किसी कार्य के अधीन नहीं है, ऐसा उसका अभिकथन है। ये तीनों कथन इनमें सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से अभिप्रेत है, बताएं। घरेलू हिंसा से घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से अभिप्रेत है। तो सक्षम न्यायालय से अभिप्रेत कौन सा है इनमें से? तो इनमें से कौन सा है भैया? तो इनमें से प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट का न्यायालय, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं, बताएं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें आपके कौन आते हैं भाई? देखें, जो साझा गृहस्थी में रहते हैं और जो पूर्व में साथ रहे, दोनों आते हैं। तो दोनों कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न घरेलू हिंसा के बारे में शामिल है। घरेलू हिंसा के बारे में स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट और आर्थिक नीति, ये तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी शामिल हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसमें कितने अध्याय धाराएं हैं? 5 अध्याय है और 37 धाराएं हैं घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न है, समाज का स्वावलंबी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे भाई। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? समाज का स्वावलंबी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत किया, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक समझौते का सिद्धांत के समर्थक कौन है? सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक हैं जॉन लाक, थॉमस हॉब्स और जीन जैक्स रूसो, तीनों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो इसका ऊपर, तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है, ये कथन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बालक को 1954 में जंगली जानवरों से मुक्त करा करके लखनऊ के बलराम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था? तो था बालक रामू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर कोई बच्चा अपने परिवार में नहीं रहता है, अगर उसको आप जंगल में छोड़ आते हैं और किसी तरीके से उसको भोजन पानी मिलता रहता है और जीवित हो जाता है, तो वो जानवरों जैसा व्यवहार करेगा अगर उसको परिवार का साथ नहीं मिला। इसीलिए जब भी बच्चा पैदा होता है तो एक जैविक प्राणी होता है और उसको जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने में समाजीकरण की प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका जीवन समाज के बाहर विकसित हुआ, बताएं। निम्न में से किसका जीवन समाज के बाहर विकसित हुआ? तो कैस्पर हाउजर का जीवन समाज से बाहर व्यतीत हुआ। कैस्पर हाउजर, बालिका अन्ना, कमला, अमला, इजबिला, रामू, इन सभी का जीवन। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व निर्माण के पक्ष हैं। व्यक्तित्व निर्माण के पक्ष में शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक, ये सब शामिल हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मनुष्य की समाज पर निर्भरता व्यक्त करने की दृष्टि से मैकाइबर एवं पेज के आधार बताएं। मनुष्य की समाज पर निर्भरता व्यक्त करने की दृष्टि से मैकाइबर एवं पेज ने आधार बताए हैं। तो समाज से पृथक रहे बच्चों के उदाहरण, व्यक्ति के आत्म का विकास और व्यक्ति की सामाजिक विरासत पर निर्भरता, ये सभी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाज एक सावयव है, इस अवधारणा के समर्थक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं इनमें से कौन? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? किंग्सले डेविस ने लिखी है। तो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
अगला प्रश्न, द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी पुस्तक को लिखा है गिन्सबर्ग ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन समाज प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण क्रीड़ा समूह, परिवार और पड़ोस होते हैं। सामाजिक समूह जो होते हैं ये प्राथमिक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस काल में स्त्रियों को दासी अथवा वस्तु के रूप में भेंट दिया जाता था और पुरुष उसके साथ किसी भी तरह का जो है मनमाना व्यवहार कर सकते थे। पुरुष स्त्रियों की ऐसी दयनीय स्थिति कब थी? स्मृति काल के दौरान। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो है अपाला, गार्गी, मैत्री, विद्योत्तमा, विशंभरा जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख किस काल में मिलता है? तो वैदिक काल में इन सभी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जो कि एक प्रकार से बड़ी ही सुशील और बहुत ही विद्वान जो है महिलाएं थीं। और आपको बता दूं, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत ही अच्छी थी। स्मृति काल तक आते आते आप देखते हैं महिलाओं की स्थिति बिगड़ जाती है। अगला प्रश्न, और मध्यकाल में आकर के तो बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सन में हिंदू स्त्रियों को संपत्ति अधिकार अधिनियम मिला, जिसके द्वारा स्त्रियों को अपनी संपत्ति बेचने या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने के अधिकार मिल सके हैं? तो 1937 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खुला था? बताएं। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जो खुला है वो कहाँ पर खुला है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी देविका रानी रोटिक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राज्यसभा के लिए जो है नामांकित प्रथम महिला कौन थी? राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम महिला जो थी वो थी नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बनी थी बी.एस. रामा देवी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन पहली बार बनी? तो उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है मीरा साहिब फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया? तो अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? जो है पेरेटो ने दिया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर आपको को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी करनी है विधिवत तरीके से, हालांकि आपकी परीक्षा हो चुकी जो है कुछ विश्वविद्यालय की हो चुकी, कुछ की बची हुई है, तो जिनकी बची हुई है वो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियोस जो आपके पेपर में अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में शामिल है, आपको यह लेक्चर देखना चाहिए। आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी जो है वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको कई सारी वीडियोस कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मिल जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो गॉफमैन ने इस पुस्तक को लिखी है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है मीड ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये सब प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का ए जो है वो अधिकार प्रदान करता है किसका? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हैं। संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद जो है 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक। ठीक है, और शोषण के मतलब कि आपका जो है क्या बोलते हैं, अरे धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28। ठीक है, और 29 और 30 जो हैं आपके वो आपके मतलब कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए अधिकार दिए गए हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसका डी ऑप्शन होगा। उपरोक्त सभी ये सब मौलिक अधिकार ही हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकार आते हैं? तो 5 अधिकार आते हैं समानता के अंतर्गत। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 अनुच्छेद। अगला प्रश्न, महिला अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है, तो वर्ष माना था 2020। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जिसको बोलते हैं 2018 से 19 के अनुसार
कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में भारी गिरावट देखने को मिली है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 से 19 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 35.8% से घटकर मतलब कि घट करके 26.4% हो गई है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग 60% है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। विनिर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों की भागीदारी लगभग कितना है, तो 14% के आसपास है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मीट टू अभियान कब चलाया गया? मीट टू अभियान जो चलाया गया है ये 2018 में चलाया गया है। ठीक है, 2018, 17-18 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यौन हिंसा के खिलाफ चलाया गया था मीट टू अभियान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेल यात्रा के दौरान महिला सुरक्षा के प्रयासों को मजबूत करने और महिलाओं के में सुरक्षा की भावना को जगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यानी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। तो ये अभियान था मेरी सहेली। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताइएगा। प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताएंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई? प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, बताएं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत जो हुई है वो 2000 कब हुई है? इसका 2010 में इसकी शुरुआत हुई। बेसिकली 2010 में इसकी शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की। लेकिन इसको बाद में एक प्रकार से 2017 में इसका नाम बदल दिया गया था। तो 2017 में इसको 2017 दिया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत वैसे 2010 में हुई थी, लेकिन इसका नाम 2017 में बदला गया। तो इसका ये ऑप्शन लग सकता है और इसी दृष्टि से ये प्रश्न बना भी हुआ है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया? 8 मार्च को घोषित किया गया था 1975 में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन योजना कब चली थी? स्वावलंबन योजना 2010 में चलाई गई थी। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वावलंबन योजना का नया नाम क्या था? स्वावलंबन योजना का नया नाम था अटल पेंशन योजना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्व आधार योजना किस वर्ष शुरू की गई? स्व आधार योजना 1 जनवरी 2016 को शुरू की गई। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 9 मई को हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्टैंड अप योजना कब चलाई गई? स्टैंड अप योजना 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो हुई है 1 मई 2016 को हुई है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई, बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुई है 1 मई 2016 से हुई है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जो हुई है ये 25 जून 2015 से हुई है। तो 25 जून 2015 इसमें कहीं नहीं दिया गया है, तो 25 जून लिख लेंगे। 25 जून 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना है मतलब ये कब शुरू किया गया? 2020 में 1 जून 2020 को। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। लैंगिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? लैंगिक के संबंध में इनमें से कथन सही है, एक सामाजिक संरचना होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लैंगिक विविधता का क्या अर्थ है? लैंगिक विविधता का अर्थ होता है पुरुष और महिला में साम्य अनुपात। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लैंगिक संवेदनशीलता के विपरीत है। लैंगिक संवेदनशीलता के विपरीत जो क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। लैंगिक समानता जो है ये लैंगिक संवेदनशीलता के विपरीत है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुरुष और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पुरुष और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को लैंगिक समता कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक लिंग पर दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को क्या कहते हैं? तो एक लिंग पर दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को जो है लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बताएं। तो ये सिगमंड फ्रायड नहीं संबंधित है इससे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लिंग वर्ग संबंध व्याख्या करता है। लिंग वर्ग संबंध व्याख्या करता है पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। ट्रांसजेंडर का क्या अर्थ है? ट्रांसजेंडर का मतलब होता है तीसरा लिंग का वर्ग जो होता है, यानी पुरुष स्त्री नहीं होता है, जो पुरुष और स्त्री का मिक्सचर होता है या पुरुष और स्त्री से अलग होता है, उसी को तीसरा जेंडर कहते हैं, उसी को ट्रांसजेंडर कहते हैं। अगला प्रश्न, नारीवाद के सिद्धांत दिए गए हैं। नारीवाद के सिद्धांत दिए गए हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। अगला प्रश्न, लिंग भेद है। लिंग भेद क्या है भैया? निष्कासन, व्यवहारिक अधीनता और अप्रतिभागिता, ये सब लिंग भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा ऊपर के सभी करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? लिंग अनुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, उसी को लिंग अनुपात बोलते हैं। यानी कि मान लेते हैं भारत देश में कुल मिलाकर के मान लेते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि अगर 1000 पुरुष होंगे भारत में किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर लगभग 943 महिला जो होंगी वो पाई जाएंगी। तो भारत में लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी 7, ये 7, 43 और 7 कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, 50 और 50 यानी कि 57, लगभग 57 जो है जो पुरुष हैं वो एक प्रकार से मतलब कि 57 पुरुष ज़्यादा हैं महिलाओं की अपेक्षा। ठीक है, प्रति 1000 में। ये बात, यही आपका लिंगानुपात होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।